हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप लोग बढ़िया ही होंगे। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ हिस्ट्री का यानी कि इतिहास का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। पहले तो ये समझ लीजिए कि आपका जो हिस्ट्री का सिलेबस है ना, क्लास 12 हिस्ट्री का सिलेबस, ये 3 भागों में बटा हुआ है। कौन कौन? तो एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न, यानी कि प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। इस तीनों सेक्शन से ना बराबर बराबर मात्रा में आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन और सब्जेक्टिव के क्वेश्चन सब सेक्शन में बराबर बराबर मात्रा में क्वेश्चन आएंगे, इसलिए तीनों सेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। तो आज मैं इस वीडियो में वही बताने वाला हूं, इस तीनों सेक्शन से प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक, इस तीनों से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं जो कि आपके एग्जाम में आएंगे वही क्वेश्चन बताने वाला हूं, ठीक है ना। इसलिए इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक अच्छे से देखना है, और सिर्फ देखना नहीं, अच्छे से समझ के देखना है, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। और अगर ये वीडियो आप शुरू से लास्ट तक अच्छे से देख लेते हैं, इसके बाद आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, गेस्ट पेपर भी नहीं देखेगा तो चलेगा, बस इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देख लीजिए। इसी से आपका रिवीजन हो जाएगा और देखेंगे आपके एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो सब इसी से रहेंगे, एक दो को छोड़ करें तो अधिकतर क्वेश्चन बस। वैसे बनाना भी कितना है, 100 में आपको बस बनाना है 50, तो 50 तो बन ही जाएंगे सिर्फ अगर आप ये सिंगल वीडियो देख लेते हैं, एक सिंगल वीडियो, ठीक है ना। इसलिए अच्छे से देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए पहले प्राचीन भारत से शुरुआत करेंगे और लास्ट में आधुनिक भारत तक जाएंगे। इससे जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो सब देखेंगे, ठीक है ना। शुरुआत में प्राचीन से करते हैं, फिर मध्यकालीन और तीसरा आ जाएगा आधुनिक। तो फर्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन भारत से कि हड़प्पा सभ्यता की मोहर किस चीज से बनती थी। देखिए हड़प्पा सभ्यता की जो मोहर थी ना, ये लकड़ी की बनती थी। और किस लकड़ी की बनती थी? तो सेल खड़ी की लकड़ी का बनती थी। समझ गया पहला क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जितना भी मैंने इसमें ऐड किया, इसलिए अच्छे से समझिएगा कि हड़प्पा सभ्यता की मोहर किस चीज से बनती थी, तो सेल खड़ी की लकड़ी की बनती थी। समझ गए पहला क्वेश्चन। दूसरा देखते हैं। दूसरा है बनवाली किस राज्य में स्थित है। बनवाली जगह है और ये किस राज्य में स्थित है, तो ये हरियाणा में स्थित है। बनवाली किस राज्य में स्थित है, तो बनवाली हरियाणा में स्थित है। कहां? तो हरियाणा में। अगला है लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। बताने की जरूरत ही नहीं है, ये क्वेश्चन आप लोगों को पहले से ही पता होगा कि लोथल जो है ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है। और ये ऑफिशियल मॉडल पेपर जो है बिहार बोर्ड का, उसमें भी एक क्वेश्चन था, इसलिए याद रखेंगे। जिनको नहीं याद होगा, वैसे तो मुझे पूरा विश्वास है आप लोगों को क्वेश्चन याद ही होगा। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है, तो लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि हड़प्पा संस्कृति आधारित थी। हड़प्पा संस्कृति जो आधारित थी ना, ये किस पे आधारित थी, तो व्यापार पे आधारित थी। हड़प्पा संस्कृति किस पे आधारित थी, तो हड़प्पा संस्कृति व्यापार पर आधारित थी। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासन करते थे। मतलब हड़प्पा सभ्यता के लोग ना किसकी उपासना करते थे, तो मातृ देवी की। किसकी? तो मातृ देवी की। ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। अगला क्वेश्चन क्या है कि हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या है। हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या है, तो यह शहरी सभ्यता है। क्या है? तो शहरी सभ्यता। ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है। देखिए इससे हड़प्पा सभ्यता वाला जितना क्वेश्चन है 5-10 वो मैं सब पहले बता देता हूं, उसके बाद फिर मध्यकालीन और फिर आधुनिक का बताएंगे, ठीक है ना। इसलिए ये नहीं कि सिर्फ हड़प्पा सभ्यता वाला है तो आपने पूरा वीडियो देखिएगा, इसलिए आपको वीडियो को शुरू से लास्ट तक ही देखना है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है, कि भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। मोहनजोदाड़ो। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है, तो मोहनजोदाड़ो है। ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी, तो हड़प्पा सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषता थी नगर योजना व वास्तुकला। हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी, तो नगर योजना व वास्तुकला। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था। तो हड़प्पा सभ्यता का जो प्रशासन था वो कैसा था, तो नगर पालिका के हाथ में, यानी ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। अगला क्वेश्चन क्या है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण थे। ये सब्जेक्टिव में भी रहेगा, और सब्जेक्टिव वाला वीडियो नहीं देखें तो चैनल पर जाके देख सकते हैं, उसमें मैंने इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया हिस्ट्री का, जो कि आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है ना। ये जैसे ऑब्जेक्टिव में भी रहेगा और ये सब्जेक्टिव का भी इंपॉर्टेंट है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या क्या कारण थे। तो विदेशी आक्रमण हुआ था, ये भी उसके पतन के कारण थे। प्राकृतिक कारण और मानवीय कारण, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। हड़प्पा सभ्यता के ये तीनों कारण थे, विदेशी आक्रमण, प्राकृतिक कारण और मानवीय कारण, यानी ऑप्शन हो जाएगा टी, उपयुक्त सभी। ये सभी कारण थे हड़प्पा सभ्यता के पतन के, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि हड़प्पा सभ्यता के स्थल से स्त्री के गर्भाशय से पौधा निकलता दिखता है। कैसा दिखता है, तो हड़प्पा, यानी कहां से, तो हड़प्पा से। ऑप्शन हो जाए इसका सी। अगला क्वेश्चन क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ था। देखिए सिंधु घाटी स्थल जो है ना, सिंधु घाटी स्थल में स्थलों में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ था। किस स्थल में उत्खनन हुआ था, सिंधु घाटी यानी हड़प्पा। ऑप्शन हो जाए इसका ए, ठीक है। अब अगला चैप्टर का देख लेते हैं कि इंपॉर्टेंट कौन कौन सा क्वेश्चन है।
तो अब इसका अगला क्वेश्चन है कि राखलदास बनर्जी को मोहनजोदाड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले? ये 1922 में मिले थे। किनको? तो राखलदास जो बनर्जी थे इनको मोहनजोदाड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले थे? तो 1922 में मिले थे। कब? तो 1922। ठीक है, याद रखेंगे 1922 इंपॉर्टेंट है। अगला है हल से जूते गए। क्या है? हल से जूते खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले? हल जो होता है ना, हल से जो खेत जोता जाता है, उस हल से जूते खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले? तो कालीबंगा से मिले। कहाँ से? कालीबंगा से। याद रखेंगे आप लोग, ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन क्या है कि पशुपति महादेव की मोहर में निम्न में से कौन सा जानवर नहीं पाया गया? तो शेर नहीं पाया गया। पशुपति महादेव की मोहर में निम्न में से, यानी 4 ऑप्शन में से कौन सा जानवर नहीं पाया गया? तो शेर नहीं पाया गया। ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है किस स्थान से शतरंज की तरह खेल के प्रमाण प्राप्त हुए? तो लोथल से। तो मतलब कौन सा जगह है ना जहाँ की शतरंज का जो खेल होता है उस तरह के खेल के प्रमाण मिले। किस जगह से? तो लोथल से मिले। ऑप्शन हो जाएगा डी। हाँ, ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था? तो हड़प्पा में। राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था? तो हड़प्पा में करवाया था। ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। अगला क्वेश्चन है पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन नहीं है? कौन नहीं है? तो साहित्य क्या हो जाएगा? पुरातत्व के अंतर्गत नहीं है। साहित्य क्या है? तो पुरातत्व के अंतर्गत नहीं है। ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन क्या है? हाँ, ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे? तो ए कनिंगम। कौन थे? तो ए कनिंगम क्या थे? तो भारतीय पुरातत्व के सर्वेक्षण विभाग के पहले डायरेक्टर थे कौन? कनिंगम। याद रखेंगे कनिंगम। ऑप्शन हो जाएगा इसका ए। अब अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट चैप्टर से। इस चैप्टर हड़प्पा वाला से जितना भी इंपॉर्टेंट था वो मैंने बता दिया। अब अगला देखिए, अगला चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि गोपुरम का संबंध किससे है? ये तो आपको पता ही होगा, गोपुरम का संबंध है मंदिर से। गोपुरम का संबंध किससे है? मंदिर से। कितनी बार ये क्वेश्चन पढ़ चुके हैं आप लोग। उसके बाद अगला क्वेश्चन है विजयनगर का महानतम शासक कौन था? विजयनगर का ना महानतम शासक कौन था? तो कृष्णदेव राय थे। विजयनगर का महानतम शासक कौन था? तो विजयनगर का महानतम शासक थे कृष्णदेव राय। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो हरिहर एब बुक्का ने की थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एब बुक्का ने की थी। ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है कि हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की थी? ये तो समझ गए कि विजयनगर की स्थापना किसने की थी? तो हरिहर ए बुक्का ने की थी। अब कब की थी? किस साल की थी? और देखिए इस साल में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे कि कब किया गया था, ये सब कब किया गया था, कि इनका जन्म कब हुआ था, ये सब क्वेश्चन बहुत ज्यादा याद आ रहा है इस साल। इसलिए अच्छे से याद रखेंगे कि कब की थी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की थी? तो 1336 में की थी। ऑप्शन हो जाएगा इसका ए। अब अगला क्वेश्चन है सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? देखिए यहाँ पर नंबर पे आप लोग ध्यान मत दीजिए, एक क्वेश्चन इसके बाद तो ये क्वेश्चन होना चाहिए। मैंने वही क्वेश्चन इसमें ऐड किया जो कि इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है ना। इसलिए ये नंबर पे नहीं ध्यान दीजिएगा, आपको सिर्फ क्वेश्चन पे ध्यान देना है। क्वेश्चन क्या कर रहा है और उसका आंसर क्या है और कौन सा क्वेश्चन क्या है, ठीक है ना। जैसे इसका अगला क्वेश्चन है सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो सांची मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में स्थित है। सांची जो है ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में स्थित है। ऑप्शन हो जाए इसका बी। अगला क्वेश्चन क्या है किस विदेशी यात्री के यात्रा वृत्तांत के आधार पर परदेशी फिल्म का निर्माण हुआ है? मतलब कौन विदेशी यात्री है ना जिसके यात्रा वृत्तांत पर उसके मतलब एक विदेशी यात्री है, ठीक है ना, उसके यात्रा वृत्तांत, वो अपना यात्रा वृत्तांत लिखा हुआ, उसके आधार पर ना परदेशी फिल्म का निर्माण हुआ। किसके पर? निकोली कॉन्टी पर। किसके पर? तो निकोली कॉन्टी, यानी ऑप्शन हो जाएगा इसका ए। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि महानवमी के डिब्बे को किस विदेशी यात्री ने विजय का भवन की संज्ञा दी? मतलब कि महानवमी के डिब्बे को किस विदेशी यात्री ने विजय का भवन की संज्ञा दी? किसने दिया? तो डेमोगोस पेइस ने। किसने? तो डेमिगोस पेइस ने दिया, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा इसका ए। अगला क्वेश्चन है कौन सा विदेशी यात्री घोड़ों का व्यापारी था? मतलब कौन विदेशी यात्री था ना जो कि घोड़ों का व्यापारी था? तो अफांसी निकेतन भी और फर्नुआ नुनीज भी, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा इसका डी। ए और बी दोनों हो गया, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है सुल्तान के प्रसाद। देखिए अच्छे से मैं इसलिए जल्दी बता रहा हूँ, समझा इसलिए नहीं रहा हूँ कि समझाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और उतना टाइम आपके पास होगा नहीं। आप लोग भी जल्दी देखना चाहेंगे कि किसका क्या आंसर है, ताकि आप लोग अच्छे से बना पाएँ क्वेश्चन को एग्जाम में, और ज़्यादा क्वेश्चन जल्दी कम से कम टाइम में देख रहे होंगे। और आप भी हमें विश्वास ही होगा, आप लोग बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो 2 गुना स्पीड से देख रहे होंगे, 1.5 गुना स्पीड से देख रहे हैं। तो कोई बात नहीं, आप जल्दी से देखिए और समझिए क्वेश्चन को, ठीक है ना, ताकि आपके एग्जाम में बन पाए। सुल्तान के प्रसाद में प्रवेश द्वारों की संख्या थी, कितनी है? तो 7। सुल्तान के प्रसाद के प्रवेश द्वारों की संख्या कितनी थी? तो 7 थी। ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला है, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? तो हम्पी में स्थित है। याद रखेंगे प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर जो है कहाँ स्थित है? तो हम्पी में। ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है सांची स्तूप को संरक्षित रखने की अहम भूमिका थी, किसकी भूमिका थी? तो एस.एच. कौल की भी, शाहजहां बेगम की भी, सुल्तान जहां बेगम की भी, यानी सभी की। ऑप्शन हो जाए इसका डी।
अगला क्वेश्चन है विजयनगर के शासक अपने आप को क्या समझते थे या फिर क्या कहते थे। विजयनगर के शासक ने अपने आप को क्या कहते थे, तो राय कहते थे। कृष्णदेव राय यानी राय, ऐसे करके याद रखेंगे। विजयनगर के शासक अपने आप को क्या कहते थे, तो राय कहते थे। बहुत सारे लोग राय होंगे, उनको तो याद ही रह जाएगा, उनका टाइटल होगा राय, तो इससे याद रखेंगे राय। ठीक है, याद रखेंगे ना। विजयनगर के शासक अपने आप को क्या कहते थे, तो राय कहते थे। ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है हरिहर ए बुक्का किस वंश से थे। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हरिहर और बुक्का जो थे ना, ये तो विजयनगर की स्थापना किए थे, ये तो सब तो समझ गए, लेकिन ये किस वंश से थे, तो ये संगम वंश से थे। हरिहर ए बुक्का जो थे ये संगम वंश से थे। ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है सर्वप्रथम विजयनगर आने वाला विदेशी यात्री कौन था। सबसे पहला जो विदेशी यात्री विजयनगर में आया था वो कौन था, तो निकोली कॉन्टी था। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन क्या है कि कृष्णदेव राय जो थे ये किस वंश के राजा थे। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस बार थोड़ा हार्ड तो उतना नहीं कर सकते, लेकिन इस बार थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन सब रह रहा है। जो हल्का हल्का क्वेश्चन है कि विजयनगर का महानतम शासक कौन थे, ये सब थोड़ा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये सब इस साल नहीं आ रहा है। इस बार थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन आ रहा है, इसलिए इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। जैसे इन्हें पूछेगा कृष्णदेव महानतम शासक कौन था विजयनगर का, ऐसे पूछेगा कि कृष्णदेव राय थे, वो तो सबको पता है कृष्णदेव राय थे, लेकिन उसका किस वंश से थे ये आपको ऐसे ही पूछेगा। ठीक है ना, इसलिए इस साल के क्वेश्चन जिस तरह से आए हैं उसी आधार पर मैंने क्वेश्चन सब बता रहा हूँ। ठीक है ना, इसलिए अच्छे से समझिएगा। कृष्णदेव राय किस वंश के राजा थे, तो ये तुलु वंश के थे। कृष्णदेव राय जो थे ये किस वंश के थे, तो तुलु वंश के थे। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य को हम्पी के नाम से भी जाना जाता है, तो ये विजयनगर को जाना जाता है, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विट्ठल मंदिर का निर्माण किस शासक के काल में प्रारंभ हुआ था, यानी कि शुरू हुआ था। विट्ठल मंदिर का निर्माण जो हुआ था ये किस शासक के काल में शुरू हुआ था, किसके साल में, तो देवराय द्वितीय के समय। ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला चैप्टर जो होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि गुप्त काल में ना कौन चीनी यात्री भारत आया था। पता ही होगा, फान आया था। ऑप्शन हो जाएगा बी। और देखिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही सब मैं बता रहा हूँ। ठीक है ना, ये नहीं बता रहा हूँ कि जो उतना नहीं इंपॉर्टेंट नहीं है, वो इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आपका टाइम बहुत ज्यादा कीमती है अभी के समय में। ठीक है ना, याद रखेंगे गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था, तो फान आया था। ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है जीएस लिबिदेव को। रूस में भारत विद्या का जनक कहा जाता है जीएस लिबिदेव को। ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है इब्न बतूता ने अपनी यात्रा विवरण का, क्या क्वेश्चन, इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था। किस भाषा में, तो अरबी भाषा में। इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण अरबी भाषा में लिखा था। ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है अलुब्रिन किस भाषा का जानकार नहीं था। अलुब्रिन जो था ना, अलुब्रिन ये किस भाषा का जानकार नहीं था, तो यूनानी भाषा का। अलुब्रिन किस भाषा का जानकार नहीं था, तो ऑप्शन हो जाएगा ए, यूनानी भाषा। अगला क्वेश्चन है अलुब्रिन भारत किस शताब्दी में आया था। देखिए भाषा वाला और ये किस शताब्दी में आया था, ये दोनों क्वेश्चन याद रखेंगे आप लोग। ठीक है ना, मुझे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 11वीं शताब्दी में अलुब्रिन जो भारत आया था ये 11वीं शताब्दी में आया था, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है इब्न बतूता किस देश का निवासी था। ये किस देश का निवासी था, तो मोरक्को का। इब्न बतूता किस देश का निवासी था, तो मोरक्को का। ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। अगला क्वेश्चन क्या है कि किस विदेशी यात्री ने पुराणों का अध्ययन किया है। वो कौन विदेशी यात्री है जिसने कि पुराणों का अध्ययन किया है, मतलब विदेश का है लेकिन अपना पुराण जो है इसका अध्ययन किया है, यानी कि पढ़ाई किया है। ठीक है ना, वो कौन है, तो अलुब्रिन है। अलुब्रिन एक ऐसी विदेशी यात्री है जो कि पुराणों का अध्ययन किया है। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत में सती प्रथा का किसका, तो भारत में सती प्रथा का आंखों देखा हाल किसने प्रस्तुत किया है। किसने प्रस्तुत किया है, तो अलुब्रिन ने ही। भारत में सती प्रथा का ना आंखों देखा हाल किसने प्रस्तुत किया है, तो किसने, तो अलुब्रिन ने। ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे कि रेहला नामक पुस्तक किसकी रचना है। किसकी रचना है, तो इब्न बतूता की। रेहला नामक पुस्तक किसकी रचना है, तो इब्न बतूता, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है खिलजी वंश का संस्थापक कौन था। याद रखेंगे खिलजी वंश का संस्थापक कौन था, तो कौन था, तो ये था फिरोज खिलजी। खिलजी वंश यानी फिरोज खिलजी, याद रखेंगे फिरोज याद रखेंगे ना, याद रहेगा आप लोगों को। खिलजी वंश का संस्थापक था फिरोज खिलजी। ठीक है, अगला देखिए क्या क्वेश्चन है, सुल्तानों में घोड़े को दागने की प्रथा की शुरुआत किसने की थी। जितने भी सुल्तान हुए थे उसमें से किसने सबसे पहले घोड़ों को दागने की प्रथा की शुरुआत की थी, तो अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन हो जाएगा इसका क्या, ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था। ये क्वेश्चन भी आएगा आपके एग्जाम में। दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था, तो इब्राहिम लोदी था। दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी। ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दिल्ली सल्तनत कहाँ, तो दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम महिला शासक कौन थी। ये क्वेश्चन आएगा, महिला शासक कौन थी, तो वो थी रजिया सुल्तान। दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम महिला शासक रजिया सुल्तान, याद रखेंगे। ऑप्शन हो जाएगा सी।
अगला क्वेश्चन है हुमायूं के दरबार में, किसके दरबार में, तो हुमायूं के दरबार में कौन अफ्रीकी यात्री भारत आया था। हुमायूं के दरबार में ना कौन अफ्रीकी यात्री अफ्रीका से यात्रा करके भारत में आया था, और किसके दरबार में आया था, भारत तो आया था लेकिन दरबार में किसके आया था, तो हुमायूं के दरबार में। तो कौन आया था, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन थे, इसके लेखक थे चंद्रम दाई। कौन थे, तो चंद्रम दाई। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा इसका डी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि कौन विदेशी यात्री पेशे से चिकित्सक मतलब क्या होता है, डॉक्टर, मतलब कौन विदेशी यात्री जो था ना, जो कि पेशा से अपना मतलब उसका काम था डॉक्टर वो था, ठीक है ना, कौन था, तो वर्नियर, यानी ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। अगला क्वेश्चन क्या है कि मध्य युग किसमें, तो मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किस यात्री को कहा जाता है। मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किस यात्री को कहा जाता है, तो मार्को पोलो को। मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज कहा जाता है मार्को पोलो को। ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है मेगास्थनीज कौन था, बताने की जरूरत नहीं है, राजदूत था। आप लोगों को पहले से पता होगा मेगास्थनीज कौन था, तो राजदूत था, ठीक है। अगला देखिए दिल्ली सल्तनत का प्रथम संस्थापक किसे माना जाता है, ये माना जाता है किसको, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। याद रखेंगे कुतुब मीनार का निर्माण भी और इसका दिल्ली सल्तनत का संस्थापक किसे माना जाता है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है, ठीक है। ऑप्शन हो जाए इसका डी। अगला क्वेश्चन है पद्मिनी किस राज की रानी थी, ये किस राज की, तो मेवाड़ की। पद्मावत या फिर पद्मिनी मेवाड़ की। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है चित्तौड़ के विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था, किसके निर्माण, तो चित्तौड़ के विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था, तो ये करवाया था राणा कुंभा ने। किसने, चित्तौड़ के विजय स्तंभ जो है ना चित्तौड़ में, उसका निर्माण किसने करवाया था, तो राजा राणा कुंभा ने। ऑप्शन हो जाए इसका ए। अगला क्वेश्चन है अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था, निर्माण वाला सभी 4-5 क्वेश्चन रहेंगे। अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने। और से अलाई याद रखेगा और और से अलाउद्दीन खिलजी याद रखेंगे, ठीक है ना। अलाई दरवाजा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है पहली बार, क्या है क्वेश्चन कि पहली बार दाग और चेहरा किसने प्रारंभ यानी कि शुरू किया था, तो ये किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन हो जाएगा इसका डी। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि मेगास्थनीज किस देश का रहने वाला था, तो ये था यूनान का रहने वाला। ये भी याद रखना ही आपको कि मेगास्थनीज क्या था, तो राजदूत था। कहाँ का रहने वाला था, तो यूनान का रहने वाला था। मेगास्थनीज कौन था, तो राजदूत था। कहाँ का रहने वाला था, तो यूनान का। ऑप्शन हो जाएगा इसका, याद रखेंगे आप लोग। अगला देखिए कि अपनाशी निकेतन कौन था, तो व्यापारी था। अपनाशी निकेतन जो था ना ये व्यापारी था। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला देखिए कि वास्को डी गामा कब भारत पहुंचा था, ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वास्को डी गामा कब भारत पहुंचा था, तो 17 मार्च 1498 को। कब वास्को डी गामा भारत पहुंचा था, तो 17 मार्च 1498, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा सी। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि नूरजहां का ना असली नाम क्या था। नूरजहां का नाम असली नाम बताना है, तो नूरजहां का असली नाम था मेहरू निशा बेगम। नूरजहां का असली नाम था मेहरू निशा बेगम, याद रखेंगे। ऑप्शन हो जाए इसका सी। अगला क्वेश्चन है आईनी अकबरी के लेखक, बताने की जरूरत ही नहीं, आप लोग कितना बार पढ़ चुके होंगे। आईनी अकबरी के लेखक है अबुल फजल, याद रखेंगे ना, अबुल फजल। नेक्स्ट है तंबाकू के सेवन पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था, ये भी याद रखेंगे। जहांगीर ने शुरुआत किया था अकबर ने, और प्रतिबंध किसने लगाया था, तो जहांगीर ने। ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है आईनी अकबरी कितने भागों में विभक्त है। आईनी अकबरी जो है कितने भागों में बटा हुआ है, कितने भागों में, तो 5 भागों में। आईनी अकबरी कितने भागों में बटा हुआ है या विभक्त है, ऐसे रहेगा क्वेश्चन, तो 5 भागों में। ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है आईनी अकबरी में क्या क्वेश्चन है, आईनी अकबरी में अकबर के काल में कितने शुभों का वर्णन हुआ। आईनी अकबरी में ना अकबर के काल के कितने शुभों का वर्णन, किसका, तो शुभों का वर्णन हुआ, ये बताना है, तो 12। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है आईनी अकबरी के अनुसार, किसके अनुसार, तो आईनी अकबरी के अनुसार भूमि को कितने भागों में बांटा गया है, तो कितने भागों में, तो 4 भागों में। कितने भागों में, 4 भागों में। आईनी अकबरी के अनुसार भूमि को 4 भागों में बांटा गया। ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है अकबरनामा, क्या, तो अकबरनामा आईनी अकबरी के अनुवादक कौन है, तो इसका अनुवादक कौन है, अकबरनामा के भी और आईनी अकबरी के भी। इसका अनुवादक कौन है, तो बेब्रिज भी है, जेडेट भी है और ब्लैकमैन भी है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। इनमें से सभी, ये तीनों क्या है, तो अकबरनामा आईनी अकबरी के अनुवादक, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है अकबर के समकालीन कौन नहीं था, तो जार निकोलस यानी कि रूस का। ऑप्शन हो जाएगा इसका क्या, ऑप्शन हो जाएगा इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि साम्राज्यवादी, क्या, तो साम्राज्यवादी इतिहासकार है। 4 ऑप्शन दिया, इसमें से बताना है साम्राज्यवादी इतिहासकार कौन है, तो WH मोडोलैंड। WH मोडोलैंड क्या है, तो साम्राज्यवादी इतिहासकार है। ऑप्शन हो जाएगा इसका बी।
अच्छे से आप देखिए, आप लोग को वीडियो को शुरू से और लास्ट तक अच्छे से देखना ही है। इससे क्या होगा कि आपके एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसमें से एक भी नहीं छूटने वाला। सब मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बता रहा हूँ जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन है, भारत में तंबाकू का पौधा लाया गया था। ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और याद ही होगा आप लोगों का कि पुर्तगालियों के द्वारा लाया गया था। भारत में जो तंबाकू का पौधा लाया गया था ना, ये पुर्तगालियों के द्वारा। किसके द्वारा? तो पुर्तगालियों के द्वारा लाया गया था। ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन क्या है कि सन 1600 ईस्वी से 1700 ईस्वी के बीच भारत की आबादी लगभग बढ़ी थी। देखिए 1600 से ना 1700 के बीच भारत की आबादी बढ़ी थी, ठीक है ना। तो कितनी बढ़ी थी? तो 5 करोड़ बढ़ी थी। 1600 से 1700 के बीच भारत की 1600 ईस्वी से 1700 ईस्वी के बीच भारत की आबादी लगभग 5 करोड़ बढ़ गई थी। ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था? किसने? हम बताएंगे पहले कि प्रतिबंध लगाया था जहांगीर ने, स्टार्ट किया था किसने? तो अकबर ने। ऑप्शन हो जाएगा ए। ये दोनों में से एक रहेगा ही, इसलिए याद रखेंगे, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा इसका ए। तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया? तो अकबर ने। प्रतिबंध किसने लगाया? तो जहांगीर ने। ऑप्शन हो जाएगा इसका, तो हो जाएगा प्रतिबंध का जहांगीर और स्टार्ट का हो जाएगा अकबर। याद रखेंगे ना, दो में से एक आएगा ही। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इंडिका किसकी रचना है? बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग को पता होगा ना। बताइए आप लोग किसकी रचना है? तो मेगास्थनीज की। पता ही होगा, ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गुप्त शासक को लिच्छवी दोहित्र कहा जाता है? वो कौन गुप्त शासक है? क्या? तो गुप्त शासक जिसको कि लिच्छवी दोहित्र कहा जाता है। किसको? तो समुद्रगुप्त को। और एक और क्वेश्चन याद रखेंगे कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को ही। और किस गुप्त शासक को? लिच्छवी दोहित्र। लिच्छवी दोहित्र और क्या भारत का नेपोलियन, ये दोनों कहा जाता है किसको? तो समुद्रगुप्त को। याद रखेंगे ना, दोनों में से एक जरूर रहेगा कि लिच्छवी दोहित्र किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को। उसके बाद क्या? तो भारत का नेपोलियन, ये भी किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को ही। ऑप्शन हो जाएगा इसका ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए कि गुप्त काल में हस्ती सेना का प्रधान को क्या कहते थे? किसके काल में? तो गुप्त काल में ना हस्ती सेना के प्रधान को क्या कहते थे? तो महाबली लुप्ती कहते थे। क्या? महापी लुप्ती कहते थे। ऑप्शन हो जाए इसका सी। अगला है कि निम्न में से कौन महिला संत थी? ये भी याद रखेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि महिला संत कौन थी इसमें से? तो ये तीनों थी, यानी ऑप्शन हो जाएगा इसका इनमें से सभी। मीरा भी थी, अंडाल भी थी और कराइकल भी थी, यानी ऑप्शन हो जाएगा इसका डी। अगला क्वेश्चन है, धर्म की शुरुआत किसने की थी? तो धर्म की शुरुआत की थी अशोक ने। किसने की थी धर्म की शुरुआत? तो धर्म की शुरुआत की थी अशोक ने। ऑप्शन हो जाए इसका सी। अगला क्वेश्चन है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो मौर्य वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। ये तो पता ही होगा आप लोगों को। चंद्रगुप्त की मृत्यु कहाँ हुई थी? देखिए इस बार क्वेश्चन ऐसे नहीं रहेगा कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। क्वेश्चन ये ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन इस बार दे रहा है थोड़ा थोड़ा, ठीक है ना। इसलिए ऐसे रहेगा कि चंद्रगुप्त की मृत्यु कहाँ हुई थी, ऐसे रहेगा। तो कहाँ हुई थी? तो श्रवणबेलगोला में। कहाँ? तो श्रवणबेलगोला में हुई थी। चंद्रगुप्त की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो चंद्रगुप्त की मृत्यु हुई थी श्रवणबेलगोला में। ऑप्शन हो जाए इसका सी। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानने वाला था? हाँ, यही सब क्वेश्चन रहेगा कि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे ना, किस धर्म को मानने वाला था, उसकी मृत्यु कब हुई थी? तो वो तो समझ गए मृत्यु। यहाँ पर है कि चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को ना मानने वाला था? तो जैन धर्म को। किस धर्म को? तो जैन धर्म को। कौन? तो चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन हो जाएगा बी। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था? तो विहर्त। मौर्य वंश का अंतिम राजा विहर्त। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मौर्यकालीन टकसला का प्रधान कौन था? किसका? तो मौर्यकालीन टकसला का प्रधान। तो इसका प्रधान कौन था? तो इसका प्रधान था पन्याध्यक्ष। कौन था? तो पन्याध्यक्ष। ऑप्शन हो जाए इसका सी। अगला क्वेश्चन है, मौर्य वंश की राजधानी कहाँ है? तो मौर्य वंश की राजधानी कहाँ है? पाटलिपुत्र, यानी कि पटना में। मौर्य वंश की राजधानी कहाँ है? तो पाटलिपुत्र में। अगला क्वेश्चन है, मौर्यकालीन कहाँ? तो मौर्यकालीन कलिंग राज कहाँ स्थित है? ये स्थित है उड़ीसा में। मौर्यकालीन कलिंग राज स्थित है उड़ीसा में। ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन क्या है कि मौर्य प्रशासन किसका? तो मौर्य प्रशासन में समाहर्ता कौन था? कौन था? तो राजकीय कर और संग्रह अधिकारी। ऑप्शन इसका क्या होगा? ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल में ब्राह्मदेह क्या था? क्या? तो मौर्य काल में ना ब्राह्मदेह क्या था? ये क्या था? तो भूमिदान था। ब्राह्मदेह क्या था मौर्य काल में? तो भूमिदान था। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक का व्यक्तिगत धर्म क्या था? किसका? तो अशोक का ना व्यक्तिगत धर्म क्या था? तो बौद्ध धर्म। अशोक किस धर्म के थे? उनका व्यक्तिगत धर्म क्या था? तो उनका व्यक्तिगत धर्म था बौद्ध धर्म। ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखिए कि अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को धर्म प्रचार के लिए किस देश पर भेजा था? अशोक ने ना महेंद्र को, किसको? तो महेंद्र को और संघमित्रा को धर्म का प्रचार करने के लिए ना किस देश में भेजा था? कौन से देश में अशोक ने महेंद्र को और संघमित्रा को धर्म का प्रचार करने के लिए भेजा था? तो श्रीलंका में। कहां पे? तो श्रीलंका में। ऑप्शन हो जाए इसका डी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि अशोक कौन से बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म का समर्थक बन गए? किसके? तो उपगुप्त में। किसके? तो उपगुप्त के। किसमें आकर? देखिए क्वेश्चन कर रहा था कि अशोक जो थे ना, ये बौद्ध भिक्षु के प्रभाव, किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म का समर्थक बन गए थे? तो उपगुप्त के भिक्षु के प्रभाव के कारण। किसके? तो उपगुप्त। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन हो जाएगा ए।
अगला देखिए, अगला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राजगिरी किसकी? तो राजगिरी की नगर वधु का नाम क्या था? तो शालवती। क्या था नाम? तो शालवती था। किसका नाम शालवती था? तो राजगिरी की नगर वधु का नाम था शालवती। ऑप्शन हो जाएगा इसका डी। अगला क्वेश्चन क्या है कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में कलिंग की राजधानी क्या थी? तो तोशिली तक। कहाँ थी? तो तोशाली, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा सी। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में कलिंग की राजधानी थी तोशाली, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है आर्यभट्ट कहाँ का वासी था? पटना का था। ये तो पता ही होगा, आर्यभट्ट पटना का, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है द्वितीय नगरीकरण। क्या? तो द्वितीय नगरीकरण के नगरों को क्या कहा जाता है? द्वितीय नगरीकरण के नगरों को क्या कहा जाता है? तो लौह युग नगर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो लौह युग नगर कहा जाता है। किसे लौह युग नगर कहा जाता है? तो द्वितीय नगरीकरण के नगरों को। ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। अगला क्वेश्चन है भारत का प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख कौन सा है? तो वोगजा गोई का अभिलेख। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मेघास्नेज किस यूनानी शासक ही राजदूत के रूप में पाटलिपुत्र आया था? मेघास्नेज जो था ना, किस यूनानी शासक, जो कि यूनानी शासक था, या किस राजदूत के, ये राजदूत भी था, ठीक है, मेघा तो राजदूत भी था, या पाटलिपुत्र में जो आया था ना, किसके यूनानी शासक के समय आया था? तो सेल्यूकस के समय में, सेल्यूकस के साथ, यानी ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। अगला क्वेश्चन है कलिंग युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में किया गया है? तो ये किया गया 13वें शिलालेख में। कलिंग युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में किया गया है? तो 13वें शिलालेख में। और अगला क्वेश्चन क्या है कि चीनी यात्री फाहान किस शासक के काल में भारत आया था? तो यह आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में, या फिर विक्रमादित्य। उनका नाम भी विक्रमादित्य भी था, या उनको कह सकते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय भी, ठीक है। चीनी यात्री फाहान किस शासक के काल में भारत आया था? तो कंफ्यूज मत होइएगा, ऑप्शन में से कुछ भी रह सकता है, विक्रमादित्य भी रहेगा आपके ऑप्शन में, या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय भी रहेगा, ठीक है ना, इसलिए दोनों याद रख लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि रानी लक्ष्मीबाई को किस नाम से जाना जाता है? ये तो पता ही होगा, मणिकर्णिका, बतवली, राजकुमारी और सेन कन्या। ये तो नहीं जाना जाता, यानी हो जाता है इसका मणिकर्णिका। रानी लक्ष्मीबाई को किस नाम से जाना जाता है? तो इनको जाना जाता है मणिकर्णिका के नाम से। ऑप्शन हो जाएगा इसका ए। अगला क्वेश्चन क्या है कि क्रांति के दमन के बाद कौन क्रांतिकारी नेता नेपाल भाग गए थे? कौन चले गए थे? तो देखिए नाना साहब भी गए थे और बेगम हजरत महल। क्रांति के दमन के बाद, किसके बाद? तो क्रांति के दमन के बाद ना, दोनों नेता जो थे, यानी नाना साहब और बेगम हजरत महल, ये कहाँ चले गए थे? तो ये चले गए थे नेपाल में, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। अगला है व्यापक के सिद्धांत का संबंध किससे था? किसका सिद्धांत? तो व्यापक के सिद्धांत का संबंध, तो इसका संबंध था डलहौजी से। ऑप्शन हो जाएगा बी। देखिए जल्दी जल्दी इसलिए करा रहे हैं कि आपका टाइम बहुत ज़्यादा कीमती, और जल्दी से समझ लीजिए आप लोग, क्योंकि बहुत जल्दी और भी आप लोगों को पढ़ना होगा, इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पढ़ना होगा, वो भी चैनल पर अपलोड है, जाके देख लीजिएगा। अगला है कि भारत में रेलवे लाइन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो ये हुई थी 1853 में। भारत में ना रेलवे लाइन की शुरुआत कब हुई थी? तो 1853 में। ऑप्शन हो जाए इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है महारानी विक्टोरिया ने अपना घोषणा पत्र कब जारी किया था? तो 1858 में। और डेट वाला क्वेश्चन बहुत सारा रहेगा, इसलिए याद रखिएगा, समझ गए ना। देखिए क्या क्वेश्चन यहाँ पर था, भारत में रेलवे लाइन की शुरुआत 1853 में, महारानी विक्टोरिया ने अपना घोषणा पत्र कब जारी किया? तो 1858 में। ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है बहादुर शाह की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो रंगून में हुई थी। कहाँ हुई थी बहादुर शाह की मृत्यु? तो रंगून में। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बहादुर शाह ने उत्तराधिकारी की हत्या किससे करवाई? किससे करवाई थी? तो हडसन से। ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है अवध में स्वतंत्रता सेनानियों का नेतृत्व किसने किया था? तो बेगम हजरत महल ने। कहाँ पे? तो अवध में स्वतंत्रता सेनानियों का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने। ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है महारानी विक्टोरिया, ये तो देख ही लिया 1858 में महारानी विक्टोरिया ने अपना घोषणा पत्र 1858 में किया था जारी। अगला देखिए कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, क्या है क्वेश्चन कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई युद्ध करते समय कहाँ मारी गई? कहाँ पे मारी गई थी? तो ग्वालियर में। वीरांगना झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जो थी वो कहाँ पे मारी गई थी युद्ध करते हुए? तो ग्वालियर में। ऑप्शन हो जाए इसका सी। अगला क्वेश्चन है किसने भारत को मात्र एक भौगोलिक इकाई कहा था? किसने कहा था? तो शीले ने क्या कहा था? तो भारत को मात्र एक भौगोलिक इकाई कहा था। ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। अगला क्वेश्चन क्या है कि पॉवर्टी एंड, क्या? तो पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल एंड इंडिया के लेखक कौन है? लेखक वाला भी याद रखेंगे, इससे भी 4-5 क्वेश्चन रहेंगे कि पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी किसके लेखक है? तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल के लेखक कौन है? इसके लेखक है दादा भाई नौरोजी। अगला क्वेश्चन क्या है कि झोखन बाग हत्याकांड कहाँ पे हुआ? झोखन बाग हत्याकांड, क्या था? झोखन बाग हत्याकांड ये हुआ था झांसी में। कहाँ पे? तो झांसी में। ऑप्शन हो जाएगा ए फर्स्ट। अगला क्वेश्चन क्या है कि 1857 के विद्रोह का पहला सिपाही किसे कहा जाता है? तो मंगल पांडे को। 1857 का जो विद्रोह हुआ था ना, इसका पहला सिपाही किसे कहा जाता है? तो मंगल पांडे जी को कहा जाता है। ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है कानपुर में विद्रोही का नेता कौन थे? तो नाना साहब थे। कानपुर में विद्रोही नेता कौन थे? तो नाना साहब। ऑप्शन हो जाएगा सी।
अगला क्वेश्चन है, रानी लक्ष्मीबाई के चिता के पास किसने कहा था कि यहाँ जो सोई हुई महिला विद्रोहियों के में एकमात्र मर्द थी। देखिए, रानी लक्ष्मीबाई की जो मृत्यु हो गई थी उस समय उनकी चिता के पास खड़ा होकर किसने कहा था कि यहाँ पर जो सोई हुई महिला है ना, ये विद्रोहियों में जितने विद्रोही है उसमें एकमात्र मर्द है। ये किसने कहा था? ये कहा था हीरोज ने। किसने? तो हीरोज ने। ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, द ग्रेट रिवॉल्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? लेखक वाला याद रखेंगे, द ग्रेट रिवॉल्ट, इसके लेखक जेम्स आउटरम। द ग्रेट रिवॉल्ट नामक पुस्तक के लेखक तो जेम्स आउटरम। ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। अगला क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल के समय में 1857 का विद्रोह हुआ था? 1857 का जो विद्रोह हुआ था उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो गवर्नर जनरल था कनिंगम या फिर कैनिंग। ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार से रिलेटेड है। बिहार में 1857 के विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे? तो कुंवर सिंह थे। और याद ही रखना है, बिहार में ना 1857 के विद्रोह के प्रमुख नेता यानी कि मेन नेता कौन थे? तो कुंवर सिंह थे। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन हो जाएगा बी। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए कि 1857 की क्रांति की आरंभ हुई। तो 1857 की जो क्रांति हुई थी ना, ये आरंभ यानी कि शुरुआत किस डेट से हुई थी? तो 10 मई से हुई थी। कब से हुई थी 1857 की क्रांति की शुरुआत? तो 10 मई से। ऑप्शन हो जाए इसका ए। अगला क्वेश्चन है, 1857 को गदर की क्रांति किसने कहा? देखिए, 1857 की जो क्रांति थी ना, इसको गदर किसने कहा है? ये कहा है कार्ल मार्क्स ने। किसने? तो कार्ल मार्क्स ने। ऑप्शन हो जाएगा ए। ये भी याद रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, पटना में 1857 के क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो पीर अली ने किया था। किसने? 1857 का। देखिए, बिहार के ना 1857 को जो क्रांति है उसके मेन नेता कौन थे या प्रमुख नेता? तो कुंवर सिंह थे। लेकिन पटना में 1857 के क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो पीर अली ने किया था। इसलिए आप लोगों को कंफ्यूज मत होना है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होइएगा। अगला है, 1857 के विद्रोहियों ने किसे भारत का सम्राट घोषित किया था? क्वेश्चन क्या करा, 1857 के विद्रोहियों ने किसे भारत का सम्राट घोषित किया था? तो बहादुर शाह जफर को। 1857 के जो विद्रोही थे इन्होंने बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित किया था। ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, किसने 1857 के विद्रोह को भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध माना है? किसने माना है? तो वी.डी. सावरकर ने। वी.डी. सावरकर ने क्या माना है? तो 1857 के विद्रोह को भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध माना है वी.डी. सावरकर ने। ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि पेरियार, क्या तो पेरियार नाम से कौन प्रसिद्ध है? पेरियार नाम जो है इस नाम से कौन प्रसिद्ध है? इस नाम से प्रसिद्ध है ई.वी. रामास्वामी नायकर। पेरियार नाम यानी कि ई.वी. रामास्वामी नायकर इस नाम से प्रसिद्ध है। ऑप्शन हो जाएगा सी। अब अगला क्वेश्चन क्या है कि किस गवर्नर जनरल की सहमति से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वह किस गवर्नर जनरल के सहमति से हुई थी? किसके सहमति से? डफरीन के सहमति से। किसके? डफरीन जो था वो गवर्नर जनरल था। कौन? तो डफरीन। इसके सहमति से क्या हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। और एक और, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस। जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस। 3 क्वेश्चन है, 3 में से एक जरूर आएगा, इसलिए याद रखिएगा। तुम मुझे खून दो, दिल्ली चलो और जय हिंद, तीनों का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने ही। अगला है, वेल्थ ऑफ नेशन की किसकी पुस्तक है? वेल्थ ऑफ नेशन किसकी पुस्तक है? तो एडम स्मिथ की। किसकी? तो एडम स्मिथ की। वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक है एडम स्मिथ की। ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, क्या तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन था? तो जॉर्ज यूल। कौन? तो जॉर्ज यूल था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष। अगला क्या है कि आजाद हिंद फौज का निर्माण विचार सर्वप्रथम किसके मन में आया था? तो मोहन सिंह के। आजाद हिंद फौज देखते ही आप सुभाष चंद्र बोस नहीं लगा दीजिएगा, इसका निर्माण का सर्वप्रथम विचार किसके मन में आया था? तो मोहन सिंह के, न कि सुभाष चंद्र बोस के। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, ट्रिकी क्वेश्चन इस बार जैसे कि आ रहे हैं उसी तरह से मैंने बताया कि आजाद हिंद फौज का निर्माण का विचार सर्वप्रथम किसके मन में आया था? तो मोहन सिंह के। ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, काला कानून किसे कहा गया? काला कानून किसे कहा गया? तो रॉलेट एक्ट को। ये भी याद रखेंगे, काला कानून किसे कहा गया? तो रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा गया। ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला है, स्वराज पार्टी की स्थापना में प्रमुख भूमिका किसकी थी? किसकी थी? तो चित्तरंजन दास की। स्वराज पार्टी की स्थापना में प्रमुख भूमिका थी चित्तरंजन दास की। ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला है, स्वराज पार्टी के नेता जिन्हें केंद्रीय विधान परिषद का अध्यक्ष चुना गया था वो कौन थे? तो विट्ठल भाई पटेल। कौन थे? तो विट्ठल भाई पटेल। विट्ठल भाई पटेल क्या थे? तो स्वराज पार्टी के नेता थे जिन्हें केंद्रीय विधान परिषद का अध्यक्ष चुना गया था, स्वराज पार्टी के नेता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अब अगला क्वेश्चन क्या है कि महात्मा गांधी की आत्मकथा जो लिखी गई है किस भाषा में है, तो ये गुजराती भाषा में है। महात्मा गांधी की आत्मकथा यानी गुजराती भाषा में है, ठीक है। अगला देखिए 1917 में गांधी जी किसके अनुरोध पर चंपारण गए थे। 1917 में गांधी जी किसके अनुरोध पर ना चंपारण गए थे। कब गए थे, तो 1917 में। कहाँ गए थे, तो चंपारण में। किसके अनुरोध पर गए थे, तो राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर। किसके, तो राजकुमार शुक्ल। अगला है सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किसने किया था, यानी कि शुरुआत किसने की थी, किस आंदोलन की, तो सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन की महात्मा गांधी ने की थी। ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला है सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने। सुभाष चंद्र बोस जो थे ना, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे, किस साल में बने थे, किस वर्ष में बने थे, तो 1938 में बने थे। सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे 1938 में। ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला है कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत आया था। कैबिनेट मिशन जो था ना, ये भारत किस साल में आया था, तो 1946 में आया था। डेट वाला क्वेश्चन बार बार करें, आप लोग याद रखेंगे। 1946 में कैबिनेट मिशन आया था, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है गांधी जी पेशे से क्या थे, तो वकील थे। गांधी जी तो समझिए क्रांतिकारी थे, लेकिन वो क्या थे, पेशे उनका काम क्या था, पेशे से वकील थे, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला है कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था। कांग्रेस का जो विभाजन हुआ था ये किस अधिवेशन में हुआ था, तो ये हुआ था 1907 में सूरत अधिवेशन में। कांग्रेस का विभाजन हुआ था 1907 के सूरत अधिवेशन में, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है गांधी जी की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई थी। गांधी जी की जो शुरुआत की शिक्षा हुई थी, उनकी पढ़ाई वो कहाँ से हुई थी, तो पोरबंदर। उनका जन्म था पोरबंदर, यानी कि उनकी पढ़ाई भी कहाँ से हुई थी, ये हुई होगी, यानी कि प्रारंभिक यानी शुरुआत की पढ़ाई तो पोरबंदर से हुई होगी, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। एक दो क्वेश्चन ऐसा अगर आपको नहीं आता रहे तो आप लोग थोड़ा ट्रिक लगा के समझ के अब खुद से भी बना लीजिएगा। अब वैसे तो अगर ये वीडियो शुरू से लास्ट तक आप लोग देखेंगे तो एक भी क्वेश्चन आपसे छूटने वाला नहीं है। अगला है राष्ट्रीय गान के रचनाकार कौन है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर। राष्ट्रीय गान जो है इसका रचनाकार कौन है या फिर रचयिता कौन है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर है। ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है 1906 में कब, तो 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी। ये कहाँ पे हुई थी, तो ढाका में। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। इस क्वेश्चन से एक क्वेश्चन से दो क्वेश्चन का पता चल रहा है, ठीक है ना। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, कहाँ पे हुई थी, तो ढाका में। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन हो जाएगा सी। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, बताने की जरूरत नहीं ना है, 2 अक्टूबर 1869 को। अगला क्वेश्चन है द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ था, यानी दूसरा विश्व युद्ध जो हुआ था ये किस वर्ष शुरुआत हुआ था, तो 1939 में। कब हुआ था, 1939 में। जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूं ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं हो। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी 1885 में। 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस लौटे थे, 1915 में। ये याद रखेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे थे। अगला है महात्मा गांधी ने अपना पहला सत्याग्रह कब और कहां पर शुरू किया था, यानी आरंभ किया था, तो ये किया था चंपारण के में 1917 से। महात्मा गांधी ने अपना पहला सत्याग्रह चंपारण में शुरुआत किया था और 1917 में किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, करो या मरो का नारा किसने दिया था, तो गांधी जी ने दिया था। करो या मरो इसका नारा किसने दिया था, तो गांधी जी ने। ऑप्शन हो जाएगा ए। हाँ, ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु तो कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण या फिर गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया था, कहाँ पे शुरू किया था, तो चंपारण में। ऑप्शन कब हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि असहयोग आंदोलन की कब प्रारंभ हुआ, यानी असहयोग आंदोलन जो हुआ था ना कब इसकी शुरुआत हुई थी, तो 1920 में। डेट वाला क्वेश्चन बार बार करें, याद रखेंगे। असहयोग आंदोलन की शुरुआत यानी प्रारंभ 1920 में। 1917 में चंपारण गांधी जी किसके अनुरोध पर गए थे, अभी बताए थे वाला क्वेश्चन, राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर। अगला क्वेश्चन है सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा, कब तोड़ा था, तो ये तोड़ा था 6 अप्रैल 1923 को। कब, तो 6 अप्रैल 1930 को। कब गांधी जी ने क्या किया था, 6 अप्रैल 1930 को सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा था, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा इसका ए। अगला क्वेश्चन क्या है कि गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए। गांधी जी जो थे ये किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, तो द्वितीय में यानी दूसरे में। ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला है डांडी किस राज्य में स्थित है, डांडी गुजरात राज्य में स्थित है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, डांडी गुजरात राज्य। ऑप्शन हो जाएगा सी। चंपारण कहाँ स्थित है, बताने की जरूरत नहीं है, बिहार में। ऑप्शन हो जाएगा इसका ए। अगला है अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी, तो हुई थी 1916 में। अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना हुई थी 1916 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव ये तीनों को फांसी मिली थी, ये शहीद हो गए थे। ये कब, इनका फांसी कब मिली थी, पता ही आपको, 23 मार्च को, यानी 23 मार्च 1931 को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 26 जनवरी 1930 का दिन कांग्रेस ने किस रूप में मनाया था, किस दिन को, तो 26 जनवरी 1930 को का दिन कांग्रेस ने किस रूप में मनाया था, तो ये मनाया था पूर्ण स्वतंत्रता दिवस के रूप में। ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला 1920 ईस्वी में कौन सा आंदोलन हुआ था, तो सवर्णीय असहयोग आंदोलन। क्या हो जाएगा, असहयोग आंदोलन। 1920 में हुआ था असहयोग आंदोलन। अगला क्वेश्चन है पूना समझौता किस वर्ष हुआ था, पूना समझौता किस वर्ष हुआ था, तो ये हुआ था 1932 में। पूना समझौता हुआ था 1932 में। ऑप्शन हो जाएगा इसका ए।
अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय शिक्षा आयोग 1882 का अध्यक्ष कौन थे? भारतीय शिक्षा आयोग 1882 के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे डब्ल्यू हंटर। ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला है गुलामगिरी कब और किसने लिखा? ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गुलामगिरी कब और किसने लिखा था? तो गुलामगिरी लिखा था 1872 में। और किसने लिखा था? तो लिखा था ज्योतिबा फुले ने। किसने? गुलामगिरी यानी 1872 और ज्योतिबा फुले ने लिखा था, ज्योतिबा फुले। अगला है निम्नलिखित में से किसे आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है? 4 ऑप्शन दिया, इसमें से बताना है कि आधुनिक भारत का निर्माता किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को। किसको? तो राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो ब्रह्म समाज के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो आर्य समाज के संस्थापक थे दयानंद सरस्वती। ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे विवेकानंद। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विवेकानंद ने न्यूयॉर्क में किस संस्था की स्थापना की थी? विवेकानंद ने न्यूयॉर्क में किस संस्था की स्थापना की थी? तो ये किए थे वेदांत सोसाइटी की। किसकी? तो वेदांत सोसाइटी की विवेकानंद ने न्यूयॉर्क में संस्था की स्थापना की थी। किस संस्था की? तो वेदांत सोसाइटी की। अगला है किसने नारा दिया था वेदों की ओर लौटो? वेदों की ओर लौटो ये नारा किसने दिया था? तो दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। स्वामी दयानंद सरस्वती ने कौन सा नारा दिया था? तो वेदों की ओर लौटो यही नारा दिया था। अगला है भारत की पहली आधुनिक सूती कपड़ा मिल कहाँ स्थापित की गई थी या स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी बंबई में। कहाँ पे? तो बंबई में भारत की पहली आधुनिक सूती कपड़ा की मिल स्थापित की गई थी। ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला है थियोसोफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहाँ अपना मुख्यालय बनाया था? किसने? तो थियोसोफिकल सोसाइटी जो थी इन्होंने भारत में अपना कहाँ अपना मुख्यालय बनाया था? कब और कहाँ पे? तो ये बनाया था 1882 में अडायर में। कहाँ पे? तो 1882 में बनाया था। और अडायर में क्या बनाया था? तो थियोसोफिकल सोसाइटी का मुख्यालय। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला है भारत में शिक्षा का मेगना कार्टा किसे कहा जाता है? क्या क्वेश्चन है कि भारत में शिक्षा का मेगना कार्टा किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है रेले कमीशन को। किसको? तो रेले कमीशन को भारत में शिक्षा का मेगना कार्टा कहा जाता है। ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला है किसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स मेटाकॉफ को। किसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? तो चार्ल्स मेटाकॉफ को। ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। अगला क्वेश्चन है अलीगढ़ आंदोलन के जनक कौन थे? अलीगढ़ आंदोलन क्या? तो अलीगढ़ आंदोलन जो है ना इसके जनक कौन थे? इसके जनक थे सर सैयद अहमद खां। अलीगढ़ आंदोलन के जनक थे सर सैयद अहमद खां। ऑप्शन हो जाएगा इसका डी। अब अगला क्वेश्चन देखिए कि मुजफ्फरपुर बम कांड में किसको फांसी की सजा दी गई थी? ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मुजफ्फरपुर बम कांड में ना किसको फांसी की सजा दी गई थी? तो खुद्दीराम बोस को। ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला है रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? किस बैंक का? तो रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण ये किया गया था 1949 में। कब किया गया था? तो 1949। ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना तो ये की गई थी 1920 में। इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी? तो 1920। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ? बिहार में चंपारण सत्याग्रह शुरू हुआ था, लेकिन ये कब शुरू हुआ था? तो 1917 में। कब शुरू हुआ था बिहार में चंपारण सत्याग्रह? तो 1917। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1920 में किस महान नेता की मृत्यु हुई थी? तो बाल गंगाधर तिलक की। 1920 में ना बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हुई थी। अगला क्वेश्चन है लाला लाजपत राय किस अन्य नाम से जाने जाते हैं? लाला लाजपत राय जो है ये किस अन्य नाम से जाने जाते हैं? तो जाने जाते हैं शेरे पंजाब के नाम से। लाला लाजपत राय किस नाम से? तो शेरे पंजाब के नाम से भी जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष तो एनी बेसेंट। अगला क्वेश्चन है कांग्रेस ने 1932 में पूना पैक्ट किसके साथ किया? ये तो समझ गए 1932 में पूना पैक्ट हुआ था, लेकिन किसके साथ हुआ था? तो ये हुआ था बी आर अम्बेडकर के साथ। कांग्रेस ने किसके साथ? तो बी आर अम्बेडकर के साथ। ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला है तीन कठिया प्रणाली किससे संबंधित है? तीन कठिया प्रणाली जो है ये किससे संबंधित है? तो नील की खेती से। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन हो जाएगा इसका ए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है किसे संवैधानिक सलाहकार के पद पर नियुक्त किया गया था? किसे किया गया था? तो वी एन राव को संवैधानिक सलाहकार के पद पर नियुक्त किया गया था। किसे? वी एन राव को। अगला है स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद। ये तो पता ही होगा, वैसे आप याद रखिएगा जरूर एग्जाम में जिनको नहीं पता हो। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद। अगला भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब बना था? तो ये बना था 18 जुलाई 1947 को। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम बना था 18 जुलाई 1947 को। अगला स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल तो लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल तो लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखिए जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री कब बने थे? तो ये बने थे 1947। कब बने थे? तो 1946 यहाँ पर 47 होगा। ऑप्शन हो जाएगा इसका बी।
अगला क्वेश्चन है पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल किसे बनाया गया था? तो मोहम्मद अली जिन्ना को प्रथम गवर्नर जनरल, इन्हीं के प्रथम प्रधानमंत्री, ठीक है ना, प्रथम गवर्नर जनरल पाकिस्तान के, तो ये बनाया गया था मोहम्मद अली जिन्ना को, ठीक है। अगला देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है भारत को कब गणतंत्र घोषित किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को, पता ही होगा। अगला क्वेश्चन है इंडिका डिवाइडेड के लेखक कौन है? किसके? तो इंडिका डिवाइडेड के लेखक, इसके लेखक है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इंडिका डिवाइडेड यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन क्या है? किसके प्रयासों से रियासतें, क्या क्वेश्चन है, किसके प्रयासों से रियासतें भारतीय संघ में सम्मिलित हुई थी? किसके प्रयास से? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है मेरा जीवन संघर्ष नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसके लेखक है स्वामी सहजानंद। मेरा जीवन संघर्ष नामक पुस्तक के लेखक है स्वामी सहजानंद, ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत में कितनी रियासतें थी? तो 562। कितनी थी भारत में रियासतें? तो 562, ऑप्शन हो जाएगा इसका ए। अगला क्वेश्चन क्या है कि स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे अब्दुल कलाम आजाद, ऑप्शन हो जाएगा डी। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री इस बार देखिए राजेंद्र प्रसाद, और प्रधानमंत्री कौन थे? तो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। ये सब क्वेश्चन थोड़ा इजी होगा, ये क्वेश्चन इस बार नहीं पूछेगा। इस साल का जो ट्रेंड है इसके मुताबिक ऐसे ही क्वेश्चन पूछेंगे। प्रथम गृह मंत्री ये पूछ सकता है, सरदार पटेल थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार पटेल या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला है अंतरिम सरकार के प्रधान थे, किसके? तो अंतरिम सरकार के प्रधान जवाहरलाल नेहरू थे, ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, देखिए जल्दी इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपका जल्दी आपसे सभी क्वेश्चन देख ले, ठीक है ना, आपका टाइम वेस्ट नहीं हो। अगला कि भारत में रेलवे लाइन की शुरुआत हुई थी, ये हुई थी 1853 में। कब हुई थी? तो 1853 में भारतीय रेलवे लाइन की शुरुआत हुई थी। वैसे भी आपका टाइम बहुत ज़्यादा कीमती है क्योंकि आपका एग्जाम बहुत ही ज़्यादा पास आ चुका है, ठीक है ना। अगला देखिए, संविधान सभा में कुल कितने सदस्यों का प्रावधान था? तो 379 यानी 389, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा बी 389। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो राजेंद्र प्रसाद को। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर। ये क्वेश्चन याद रखेंगे, भारतीय संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष तो भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत हुआ था? तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत, ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला संविधान सभा में भारत के राष्ट्रीय ध्वज का प्रस्ताव किसने पेश किया था? तो ये पेश किए थे जवाहरलाल नेहरू ने। उसका देखिए लास्ट क्वेश्चन ये है हमारा, उसका लास्ट क्वेश्चन क्या है कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने में वकालत संविधान सभा में किसने की थी? तो की थी आर.वी. घुलेकर ने। किसने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की वकालत संविधान सभा में किसने की थी? तो आर.वी. घुलेकर ने। किसने? घुलेकर ने, ऑप्शन हो जाएगा इसका सी, ठीक है। इसी के साथ यहीं पे वीडियो कंप्लीट करते हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे, ठीक है। और देखिए ये क्वेश्चन जो है आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, अगर नहीं समझे हो तो एक बार और फिर से वीडियो को देख लीजिएगा तो अच्छे से समझ ही जाएंगे। और इसमें मैंने क्या किया, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक तीनों से जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे ना वो सब क्वेश्चन आप देखा ही आपने, मैंने सब क्वेश्चन बता दिया। इसलिए क्या कीजिएगा अच्छे से, अगर आप लोग इसको देख लिए होंगे, अगर नहीं अच्छे से समझ में आया होगा एक बार और देख लीजिएगा, अभी टाइम कुछ बचा हुआ है आपके एग्जाम में, ठीक है ना, अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अब।